नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो सभी? आई होप बढ़िया होगे। यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू फिल फॉर्म यूट्यूब चैनल। यूनिट 7 संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र एवं छंद शास्त्र का सामान्य परिचय। हम आज से नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास नंबर हमारी है 69 और टाइम हमारा रहेगा डेली 6 PM बाय नीतू चौधरी। ये आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिसमें आपको लिंक्स का क्लास की कोई भी इंफॉर्मेशन होंगी वो सभी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूँ कि जो भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं है तो वो पहले से जल्दी इसमें ज्वाइन हो जाए ताकि आपको क्लासेस की सारी अपडेट्स मिल जाएगी। और ये हमारे फिल फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ, फ्री बुक्स वहाँ पर आपके मिल जाएंगी। और ये हमारे नेट फ्री क्लासेस का टाइम टेबल है जिसमें आपको पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए क्लासेस मिल जाएंगी जिसका टाइम आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हाउ टू डाउनलोड नोट्स, आप नोट्स जो है वो कैसे करो डाउनलोड, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट बताई हुई है www.ugcnet.com। वहाँ पे आप जाओगे तो डेली के डेली जो भी आपको क्लास लगेगी उसकी PDF के रूप में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी YouTube पर फ्री क्लासेस हो रही है उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसमें आप देखोगे तो यूजीसी नेट संस्कृत पेपर 2 की उस नाम से हमारी प्लेलिस्ट बन चुकी है और जिसमें सारे के सारे वीडियो 1 by 1 आप यहाँ पे देख सकते हो। सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और हम जो हमारा फिल फॉर्म है वो गिव अवे के नाम से भी जाना जाता है। हमने काफ़ी बार गिव अवे करा। तो फर्स्ट हमारा जो गिव अवे था वो ये रहा। उसके बाद जो हमारा सेकंड गिव अवे था वो ये रहा, 1 मई को हुआ था। और उनके जो विनर है वो जयश्री नाग जी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। और जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट एक बार हमारा जो एम है वो लिख लो। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। जल्दी से जल्दी धूम मचा लो भाई। सभी स्टूडेंट जो भी लाइव क्लास देख रहे हैं वो सभी जगह पे लिख लो वी वांट JRF, वी वांट JRF। हमें JRF ही चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए भाई। कमेंट बॉक्स हो गया, लाइव कमेंट हो गई, सभी जगह पे लिख लो एक बार वी वांट JRF ताकि हमारा जो एम है, हमारा जो मिशन है वो सभी हमको पता चले कि हमें क्या चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। और कमेंट से क्या होगा कि हमारी जो कमेंट्स है वो काफ़ी बच्चे भी देखेंगे और हमारे जो सर हैं वो भी देखेंगे। तो सर सबको पता होना चाहिए कि जो हमारे संस्कृत के बच्चे हैं ना उनको सभी को नेट नहीं चाहिए भाई, हमें तो JRF ही चाहिए। ठीक है ना? आई एम राइट ना? ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम हमारा कंप्लीट सिलेबस क्या क्या हो गया है और क्या क्या टॉपिक्स बाकी हैं हम देख लेते हैं। यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 9, 10 हमने कवर कर ली और आज से हमारी जो यूनिट 7 है वो कंटिन्यू होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं हम इकाई 7 संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय। तो पहला हमारा जो उसमें टॉपिक है वो प्रमुख कवियों का सामान्य परिचय। आज का हमारा जो क्लास है वो इस पर होने वाला है कि जो प्रमुख कवियों थे उनका सामान्य परिचय। तो देखते हैं हम। बास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे। कौन थे? नाटककार।
जिनके जीवन काल के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। बास का समय 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा के बीच माना जाता है। स्वप्न वासव दत्त उनके द्वारा लिखा सबसे चर्चित नाटक है, जिसमें एक राजा के अपने रानी के प्रति प्रेम और पुनः मिलन की कहानी है। कालिदास को गुप्तकालीन समझे जाते हैं ने बास का समय अपने नाटक में लिया है, जिससे लगता है कि वह गुप्त काल से पहले रहे होंगे, पर इससे भी उनके जीवन काल का अधिक ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। आज कई नाटकों में उनका नाम लेखक के रूप में उल्लेखित है, किंतु 1912 में त्रिविक्रम में टी गणपति शास्त्री ने नाटकों की लेखन शैली में समानता देखकर उन्हें बास लिखित बताया था। जो 1912 में त्रिविक्रम जो है उसमें टी गणपति शास्त्री जी ने उनके नाटक को जो है उसकी शैली को समानता के देखकर उन्होंने बास लिखित बताया है। संस्कृत नाटककारों में बास का नाम उल्लेखनीय है। बास कालिदास के पूर्ववर्ती है, जो कालिदास है उनके पहले हुए बास है। सबसे पहले टी गणपति शास्त्री ने बास के 13 नाटकों की खोज की थी। अभी तक बास ने विषय में जो सामग्री मिलती है उससे स्पष्ट हो जाता है कि बास की लौकिक संस्कृत के प्रथम साहित्य थे। जो बास है वो लौकिक संस्कृत के प्रथम साहित्यकार थे। बास का आविर्भाव ईसा पूर्व 5वीं 4वीं शती में हुआ था। नाटककार बास के कुल 13 उपलब्ध रचनाएं हैं। इनके 4 वर्ग है। तो आइए हम देखते हैं उनकी रचनाएं। तो देखते हैं हम उनकी कृतियां। उदयन कथा मूलक, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, स्वप्नवासम दत्तम, ये क्या है? उदयन कथा मूलक। उसके बाद रामायण मूलक, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। उसके बाद महाभारत मूलक, उरुभंगम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, मध्यम व्यायोग, दूतघटोत्कच, बालचरितम, कर्णवारम, ये हो गए महाभारत मूलक। उसके बाद लोक कथा मूलक, अविमार्कम, चारुदत्तम, ये हो गए लोक कथा मूलक। और उनकी उपाधियां तो कविता कामिनी हास, अग्निमित्र, ज्वलन मित्र और बासोहास, ये उनकी कृतियां और उनकी उपाधि है। तो फ्रेंड्स, यहां से ऐसा क्वेश्चंस आएगा कि प्रतिमा नाटक जो है वो बास का कौन से टॉपिक पे ऊपर है, तो कौन सा मूलक है उसमें? रामायण मूलक। ऐसा भी क्वेश्चंस आएगा। और ऐसा नहीं आएगा तो ऐसा भी आएगा कि जो अभिषेक नाटक जो है रामायण मूलक, तो वो किसकी रचना थी? तो आपको यहाँ पे आंसर देना है कि बास की रचना थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सभी को क्लियर होगा। जो मैं बोल रही हूं ना वो सभी को क्लियर होगा। तो क्लियर है तो एक बार थंब करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे कितने स्टूडेंट को क्लियर हो गया है। ओके, फिर आगे देखते हैं हम अश्वघोष। दूसरे नंबर पे कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। बुद्ध चरितम इनकी प्रसिद्ध रचना है। कृषाण नरेश कनिष्क के समकालीन महाकवि अश्वघोष का समय प्रथम शताब्दी ईसा का अंत और द्वितीय का आरंभ है। जो अश्वघोष नाम के जो कवि थे तो वो कौन है? तो बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष हैं। और जो कुषाण नरेश कनिष्क है उनके वो समकालीन थे। और उनका समय कौन सा है? प्रथम शताब्दी ईसा का अंत और द्वितीय का आरंभ, ये अश्वघोष का समय है। उनका जो जीवन वृत्त है वो देख लेते हैं हम एक बार।
उनका जन्म साकेत यानी अयोध्या में हुआ था। उनकी माता का नाम स्वर्णाक्षी था। चीनी परंपरा के अनुसार महाराज कनिष्क पाटलिपुत्र के अधिपति को परास्त कर वहां से अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर यानी वर्तमान जो पेशावर है वहां ले गए थे। कनिष्क द्वारा बुलाई गई चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता का गौरव एक परंपरा महास्थविर पार्श्व को और दूसरी परंपरा महावादी अश्वघोष को प्रदान करती है। ये सर्वास्तिवादी बौद्ध आचार्य थे। जो अश्वघोष थे वो कौन थे? सर्वास्तिवादी बौद्ध आचार्य, जिसका संकेत सर्वास्तिवादी विभाषा की रचना में प्रयोजक होने से भी हमें मिलता है। ये प्रथमतः परमत को परास्त करने वाले महावादी दार्शनिक थे। इसके अतिरिक्त साधारण जनता को बौद्ध धर्म के प्रति काव्यापचार से आकृष्ट करने वाले महाकवि थे। जो अश्वघोष थे वो जो बौद्ध धर्म है उसको जो काव्योपचार है उसको आकृष्ट करने वाले महाकवि थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अश्वघोष की प्रमुख रचनाएं। इनके नाम से प्रख्यात अनेक ग्रंथ है, परंतु प्रामाणिक रूप से अश्वघोष की साहित्यिक कृतियों केवल 4 है। तो कृतियां हम देखते हैं। महाकाव्य कितने हैं? बौद्ध चरित और सौंदर्यारण्य। जो महाकाव्य के रूप में अश्वघोष की है वो बौद्ध चरित है और सौंदर्यानंद है। उसके बाद नाटक के रूप में है शारिपुत्र प्रकरणम और गांडी स्त्रोत कथा गाथा सूत्रालंकार शास्त्रम के रचिता संभवतः ये नहीं है। और इनकी जो रीति है वो वैदर्भी है और उपाधि उनकी है आर्यभट्टम और बौद्ध भिक्षु और राष्ट्रपाल। जो अश्वघोष है उनकी उपाधियां कौन कौन सी है? तो आर्यम दत्तम, बौद्ध भिक्षु और राष्ट्रपाल। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं महाकवि कालिदास। जो भी संस्कृत का स्टूडेंट हो और कालिदास का नाम ना सुना हो ऐसा तो कभी बन ही नहीं सकता। सही कहा ना मैंने स्टूडेंट्स? कालिदास 100 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचना में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं और कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान तक देते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम को सबको पता ही है ना, क्या है अभिज्ञान शकुंतलम? तो कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। यह नाटक कुछ उन भारतीय साहित्यिक कृतियों में से है जिनका सबसे पहले यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ था। यह पूरे विश्व साहित्य में अग्रगण्य रचना मानी जाती है। मेघदूतम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसमें कवि की काल्पनिक शक्ति और अभिव्यंजना शक्ति अपने सर्वोत्कृष्ट स्तर पर है। जो मेघदूत है वो कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है और जिससे कवि की जो काल्पनिक शक्ति है और अभिव्यंजनावाद भावाभिव्यंजना शक्ति जो है वो सर्वोत्कृष्ट स्तर पर है। और रीति तो देखते हैं हम, कालिदास की रीति जो है वो भी वैदर्भी रीति ही है और वैदर्भी रीति के कवि हैं और तद्दन रूप के अपने
अलंकार युक्त किंतु सरल और मधुर भाषा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने अपने श्रृंगार रस प्रधान साहित्य में भी आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान रखा है। कालिदास के परवर्ती कवि बाण भट्ट ने उनकी सूक्तियों की विशेष रूप से प्रशंसा की है। समय उनका देख लेते हैं हम, तो कालिदास किस काल में हुए और वे मूलतः किस स्थान के थे, इसमें काफी विवाद है। क्योंकि कालिदास ने द्वितीय श्रृंग शासक अग्निमित्र को नायक बनाकर मालविका अग्निमित्रम नाटक लिखा और अग्निमित्र ने 170 ईसा पूर्व में शासन किया था। अतः कालिदास के समय की एक सीमा निर्धारित हो जाती है कि वे इससे पहले नहीं हो सकते। 6ठी सदी ईस्वी में बाण भट्ट ने अपनी रचना हर्षचरित में कालिदास का उल्लेख किया तथा इसी काल में पुलकेशी द्वितीय के एहलोल शिलालेख में कालिदास का जिक्र है। अतः वे इनके बाद के भी नहीं हो सकते, यानी उनके पहले के भी नहीं हो सकते। किनके पहले, तो अग्निमित्रम में जो राजा है अग्निमित्र, तो उनका भी यहाँ पे वर्णन किया है, तो उनके पहले तो नहीं हो सकते। और उनके बाद तो बाण भट्ट ने हर्षचरित में उनका उल्लेख किया है, तो उनके बाद भी नहीं हो सकते। इस प्रकार कालिदास के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य होना तय है। दुर्भाग्यवश इस समय सीमा के अंदर वे कब हुए, इस पर काफी मतभेद है। विद्वानों में पहला द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का मत है, दूसरा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत है, तीसरा तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व का मत है, चौथा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व का मत है, पांचवा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत है तथा छठा 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध का मत प्रचलित थे। इनमें ज्यादातर खंडित हो चुके हैं या उन्हें मानने वाले कुछ लोग ही हैं, किंतु मुख्य संघर्ष प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी का मत है। ठीक है, उसके बाद प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का मत परंपरा के अनुसार कालिदास उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के समकालीन हैं, जिन्होंने ईसा से 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत चलाया। विक्रमवर्षीय के नायक पुरुरवा के नाम का विक्रम में परिवर्तन से इस तर्क को बल मिलता है कि कालिदास उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के राजदरबारी कवि थे। इन्हें विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक माना जाता है। ये प्रथम जो मत है प्रथम शताब्दी वाला, वो किसके अनुसार है, तो विक्रमोवर्षीय जो विक्रमादित्य है उज्जैनी के राजा, उनके समकालीन है। ठीक है, उसके बाद चतुर्थ शताब्दी ईस्वी का मत, तो प्रोफेसर कीथ और अन्य इतिहासकार कालिदास को गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उनके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त से जोड़ते हैं, जिनका शासनकाल 4ठी शताब्दी था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली और उनके शासनकाल को स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, ये दो मत जो है वो यहाँ पे बताए गए हैं। उनका जन्मस्थल, कालिदास के जन्मस्थल के बारे में भी विवाद है। मेघदूतम में उज्जैन के प्रति उनकी विशेष प्रेम को देखते हुए कुछ लोग उन्हें उज्जैन का निवासी मानते हैं। साहित्यकारों ने भी ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविरठा गांव में हुआ है और कालिदास ने यही अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी और यहीं पर उन्होंने मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम जैसे महाकाव्यों की रचना की थी, ऐसा
जो विद्वानों हैं उनका मत है। कालिदास के प्रवास के कुछ साक्ष्य बिहार के मधुबनी जिले में भी मिलते हैं। कहा जाता है विद्योत्तमा यानी कालिदास की जो पत्नी थी विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ में पराजय के बाद कालिदास यही गुरुकुल में रुके। कालिदास को यही ज्ञान का वरदान मिला। यहाँ आज भी कालिदास का डीह है। यहाँ की मिट्टी से बच्चों के प्रथम अक्षर लिखने की परंपरा आज भी यहाँ प्रचलित है। कुछ विद्वानों ने तो उन्हें बंगाल और उड़ीसा का भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। कहते हैं कि कालिदास की श्रीलंका में हत्या कर दी गई थी, लेकिन विद्वान इसे भी कपोल कल्पित मानते हैं। महाकवि कालिदास की मुख्य रूप से 7 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो हम देखते हैं उनकी रचनाएं। तो नाटक कौन कौन से हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतल और मालविका अग्निमित्र, ये 2 कृतियां जो है वो नाटक के रूप में है। उसके बाद महाकाव्य, तो रघुवंशम, कुमार संभव, ये क्या है? महाकाव्य। उसके बाद खंड काव्य, तो मेघदूतम, क्रोटक, तो विक्रमोर्वशीय, गीति काव्य, तो ऋतुसंहार। अन्य कृतियां उनकी देख लेते हैं हम। काली स्तोत्र, गंगाष्टकम, ज्योतिर्विदार्भरणम और उपाधियां दीपशिखा, रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास और उपमा सम्राट, ये उनकी उपाधियां हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे के कवि शूद्र। शूद्रक गुप्त काल में उत्पन्न हुए थे। इनका समय 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा के बीच का माना गया है। उनका प्रसिद्ध नाटक मुच्छकटिकम है, जिसे सामाजिक नाटकों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। यह प्रकरण ग्रंथ है जिसमें 10 अंक है। इसका रचना काल 3री-4थी शताब्दी ईसा माना जाता है। इसके 10 अंकों में ब्राह्मण चारुदत्त जो समय चक्र से निर्धन है तथा उज्जैनी के प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना के आदर्श प्रेम की कहानी वर्णित है। जो उनका नाटक है मुच्छकटिकम, तो चारुदत्त और वसंत सेना उनके आदर्श प्रेम की कहानी है। उनकी भाषा शैली, मुच्छकटिकम की शैली सरल तथा वर्णन विस्तृत है। प्राकृत भाषा की सभी शैलियों का प्रयोग इसमें एक साथ मिलता है। प्रथम बार संस्कृत में शूद्रक ने ही राज परिवार को छोड़कर समाज के मध्यम वर्ग के लोगों को अपने नाटकों के पात्र बनाए। इसके कथानक तथा वातावरण से स्वाभाविकता है। इस दृष्टि से शूद्रक की नाट्य कला बड़ी प्रशंसनीय है। पाश्चात्य आलोचकों के इसकी बड़ी सराहना की है तथा मुच्छकटिकम को सार्वभौम आकर्षण का नाटक बताया है, जिसका सरल मंचन विश्व में कहीं भी किया जा सकता है। इनके विषय में प्रसिद्ध उक्ति है शूद्रक अग्नि प्रविष्ट, यानी शूद्रक राजा अग्नि में प्रविष्ट हुए। इनकी कृतियां मुच्छकटिकम। ठीक है। उसके बाद है विशाखदत्त। विशाखदत्त गुप्त काल की विभूति थे। जो विशाखदत्त जी है वो क्या थे? गुप्त काल की विभूति। इनका समय 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा है। इनके 2 नाटक प्रसिद्ध हैं, मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं को उल्लेख मिलता है। देवी चंद्रगुप्त से गुप्तवंशी शासक रामगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती है। यह नाटक अपने मूल रूप में नहीं मिलता।
इसके कुछ अंश नाट्य दर्पण में प्राप्त होते हैं। विशाख दत्त ऐतिहासिक प्रवृत्ति के लेखक हैं। इनके नाटक वीर रस प्रधान है। मुद्रा राक्षस में प्रेम कथा, नायिका, विदूषक आदि का अभाव है तथा इस दृष्टि से यह संस्कृत साहित्य में अपना अलग स्थान रखता है। उनके पिता कौन थे? तो महाराज पृथु, परंतु कुछ संस्करण में पिता का नाम भास्कर दत्त भी प्राप्त होता है। उनके बाद पितामह सामंत वटेश्वर दत्त, जो उनके पितामह यानी दादाजी थे तो वो कौन थे? सामंत वटेश्वर दत्त। और उनकी कृतियां कौन कौन सी थी? तो मुद्रा राक्षस, देवीचंद्रम गुप्तम और अभिसार वैश्वितव। और उनकी उपाधियां दत्त यानी वटेश्वर दत्त, भास्कर दत्त और विशाख दत्त, उनकी जो उपाधियां हैं वो ये थी। ठीक है। उसके बाद है भारवी। भारवी संस्कृत के महान कवि है। वे अर्थ की गौरवता के लिए प्रसिद्ध है। तो हमें पता ही है, तो भारवे अर्थ गौरवम ये एक पंक्ति होती है। तो कालिदास वो है पंक्ति, तो यहाँ पे भारवी के लिए यहाँ पे बताई है कि भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। कीर्तार्जुनीय महाकाव्य उनकी महान रचना है। इसे एक उत्कृष्ट श्रेणी की काव्य रचना माना जाता है। इनका काल 6ठी-7वीं शताब्दी 560 ईसा से 615 के बीच बताया जाता है। भारवी संभवतः दक्षिण भारत के कहीं जन्मे थे। उनका रचना काल पश्चिमी गंग राजवंश के राजा दुर्विनीत तथा पल्लव राजवंश के राजा सिंह विष्णु के शासनकाल के समय का है। कवि ने बड़े से बड़े अर्थ को थोड़े से शब्दों में प्रकट कर अपनी काव्य कुशलता का परिचय दिया है। भारवी ने केवल एक अक्षर न वाला श्लोक लिखकर अपनी काव्य चातुर का परिचय दिया है। तो उनकी जो रचना थी वो कम शब्दों में लेकिन बहुत कुछ कहने वाली ऐसी उनकी रचना थी। तो उनकी माता के बारे में हम देखते हैं। तो उनकी माता थी सुशीला और पिता थे श्रीधर। अवंती सुंदरी के अनुसार नारायण स्वामी उनके पिता थे और पत्नी उनकी थी रसिकवती यानी रसिका और निवास उनका था दारानगरी। उसके बाद उनकी वास्तविक जो है वो नाम दामोदर भारवी इनकी उपाधि थी और कृतियां उनकी है कीर्तार्जुनीयम और उपाधि उनकी भारवी है। वास्तविक नाम क्या था? दामोदर था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आगे भी हम ऐसे ही कवियों का परिचय आपको करवाने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो भी प्रमुख कवियों का सामान्य परिचय के बारे में है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको होमवर्क में दे रही हूं कि जो भी हमारे हैंड राइटिंग के नोट्स हैं वो हमें टेलीग्राम ग्रुप जो है यहाँ पे बताया है संस्कृत बाय नीतू, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहां पे आप भेज सकते हो। और काफी स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें ग्रुप्स नहीं मिलता। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम पे ये लिंक और ये ग्रुप सर्च करोगे ना तो आपको डायरेक्टली हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको इसके साथ साथ ये भी होमवर्क में देना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो हमारा क्लासेस अच्छा लगता है वो सभी स्टूडेंट जो हमारे सर है उनको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर जो भी क्लास हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, वो आपको यहाँ पे दिए हुए नंबर पर आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आया मैंने क्या बोला? कि आपको सर को फीडबैक देना है। क्या देना है? हमारा जो क्लास होता है उसका रिव्यू आपको सर को देना है। ठीक है स्टूडेंट्स,
मुझे सब जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी स्टूडेंट्स जो भी सर को मैसेज करे वो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे ये ग्रुप में सेंड करे, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि मुझे भी पता चले कि किस किस स्टूडेंट्स ने किया है। मेरा जो होमवर्क मैंने अभी दिया वो किस किस स्टूडेंट ने कंप्लीट किया है वो मुझे भी पता चले। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपको क्लास में कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, तो मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करवा लूंगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहां पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो। और समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। हमारी जो एग्जाम है बहुत करीब है और हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, हमारा जो समय है और शिक्षा हम जो दे रहे हैं वो दोनों का सही उपयोग करना है, ठीक है। उससे आपको क्या होगा, आपका JRF कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल स्टूडेंट्स।